हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं बायोलॉजी के सेशन 2 में, जिसमें आज हम देखने वाले हैं परपोषण के प्रकार। पहले हम परपोषण के बारे में जान चुके थे पहले पार्ट में। आज हम परपोषण के प्रकार को समझेंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए क्लास के अंत तक। एकदम आसान भाषा में क्लास लिया जा रहा है बच्चों। आप लोग कृपया ध्यानपूर्वक इस क्लास को देखते चलें और नोट्स बनाते चलें। अगर आप नोट्स साथ में बनाते हैं तो बहुत अच्छा की बात है। अगर नहीं बनाते हैं तो बाद में भी आप बना सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे पीडीएफ दिया जाएगा। तो आप ध्यानपूर्वक क्लास को देखें। परपोषण के प्रकार। तो परपोषण प्राकृतिक के आधार पर परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? प्राकृतिक के आधार पर परपोषण को 3 भागों में बांटा गया है। परपोषण को जो है प्राकृतिक के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है परजीवी पोषण और मृतोपजीवी पोषण। तीसरा है प्राणी संपोषण। देखिए पैरासाइट को समझते हैं। दो जीवों के बीच परस्पर वैसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को हानि, एक जीव को लाभ होता है तथा दूसरे जीव को हानि होता है। जैसे भैंस एवं जोक। जैसे कि भैंस आप लोग जानते हैं, उसको जोक चिपकता है जब, तो उन ब्लड खींचता है जब भैंस के शरीर से, तो इसमें जोक को क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। लेकिन हानि किसको हो रहा है बच्चों? तो भैंस को हो रहा है। जैसे कि मानव के सिर बालों में रहने वाले जो कि होता है एक परजीवी है। तो इस तरह से हम आसान शब्दों में हम समझ सकते हैं परजीवी के परिभाषा को। अब समझेंगे हम परजीवी कितने प्रकार के होते हैं। परजीवी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बाह्य परजीवी, दूसरा होता है अंत्य परजीवी। हमारा पहला है बाह्य परजीवी। तो चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट में हम समझते हैं बाह्य परजीवी यानी एक्सटर्नल पैरासाइट। इसका परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले हम परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव शरीर के बाहरी भाग में पोषण प्राप्त करता है, बाह्य परजीवी कहलाता है। जैसे जूं, मक्खी, मच्छर, खटमल इत्यादि। दूसरा है हमारा अंत परजीवी यानी कि एक्सटर्नल पैरासाइट को समझते हैं हम। परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर से पोषण प्राप्त करता है, उसे अंत परजीवी कहते हैं। जैसे फीता कृमि, गोल कृमि, टेपवर्म। एक बार और देख लेते हैं परिभाषा को। अंत परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के अंदर शरीर के अंदर से पोषण प्राप्त करता है, उसे अंत परजीवी कहते हैं। जैसे फीता कृमि, गोल कृमि, टेपवर्म। मृत्योपरजीवी का परिभाषा देखते हैं। पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण सड़े गले, किससे बनाता है? सड़े गले एवं मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करता है, उसे मृत्योपरजीवी कहलाता है। जैसे कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ, जितने भी सड़े गले पदार्थ होते हैं उनमें कवक हो जाता है, जीवाणु हो जाता है। इससे जो होता है सड़े गले व मरे हुए जीव से यह पोषण प्राप्त करता है, कवक, जीवाणु इत्यादि। तीसरा है हमारा प्राणी संपोषी होलोजोइक न्यूट्रिशन। पहले समझते हैं इसका परिभाषा। पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण ठोस तथा या तरल पदार्थ के रूप में प्राप्त करता है, जिसे प्राणी संपोषी कहा जाता है। जैसे मानव, मेढक इत्यादि। एक बार और देख लीजिए इनको। प्राणी संपोषी पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण ठोस या तरल पदार्थ के रूप में प्राप्त करता है, जिसे प्राणी संपोषी कहा जाता है। जैसे मानव, मेढक इत्यादि। अब देखेंगे हम पौधों में पोषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है? फोटोसिंथेसिस क्या है? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसके द्वारा सभी हरे
पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करता है, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। सूर्य के उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए मुख्य रूप से इन 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है, यानी ज़रूरत होती है। तो कौन कौन सी आवश्यकता होती ज़रूरत होती है? पहला है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 यानी कि वायुमंडल से ग्रहण करता है। और फिर है H2O यानी जल, ये जमीन से ग्रहण करता है। और तीसरा है सूर्य का प्रकाश। चौथा है क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करने का काम करता है। क्लोरोफिल जो है सूर्य के प्रकाश को अवशोषण करने का काम करता है। तो देखिए, ये हमारा प्रकाश संश्लेषण का सूत्र है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इनको आप याद कर लीजिए। ये प्रत्येक वर्ष 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो बच्चों इसको ध्यान में रखेंगे, याद कर लेंगे आप, आपके लिए फ़ायदा ही रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, प्रमाणित करें। ये क्वेश्चन आपको बच्चों 5 मार्च में पूछ सकता है और 3 मार्च में भी पूछ सकता है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक है। क्या है? अति आवश्यक है। इस बात को प्रमाणित करने का प्रमुख सामग्री गमला में लगा पौधा। दूसरा है हमारा अल्कोहल, तीसरा है आयोडीन का घोल और चौथा है काला कागज एवं किल्प। फर्स्ट है, गमला में लगा पौधा को 2-3 दिन के लिए अंधेरे कमरा में रख देंगे ताकि पत्ती स्टार्च रहित हो जाए। दूसरा है हमारा, पत्ती के आधे भाग को काला कागज एवं किल्प की सहायता में ढक दें। तीसरा है, इसके बाद गमला में लगा पौधा को 3-4 घंटे के लिए धूप में छोड़ देंगे। चौथा पॉइंट है, पत्ती को तोड़कर जल से भरे बीकर में डाल देंगे और उसमें अल्कोहल मिला देंगे, फिर गर्म करेंगे। जैसा कि आप बच्चों चित्र के मदद से समझ सकते हैं, वो वर्नर है, ये है आपका बीकर, H2O पत्ती हुआ, ये हमारा पत्ती है, इसमें भरा हुआ है जल। तो आप इस चित्र के मदद से बच्चों समझ सकते हैं। तो 5वां है, अब पत्ती को बाहर निकालकर साफ पानी में धो लेंगे। ये बाहर निकाले हैं हम पत्ती को, साफ पानी में धो लेंगे। 6ठा है हमारा, अब इस पत्ती पर आयोडीन का घोल गिराकर देखने से पता चलता है कि पत्ती का ढका हिस्सा काला नीला ना होकर सफ़ेद हो गया है, जबकि शेष भाग काला नीला हो गया है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, साबित करें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। यह भी बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी देख लीजिए, देखते चलिए, याद करते चलिए। तो देखिए इसका परिभाषा समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल का होना अति आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल का होना अति आवश्यक है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए गमला में लगा क्रोटन का पौधा लेंगे, जिसे 2-3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में छोड़ देंगे ताकि पत्ती का स्टार्च रहित एवं चितकबरा हो जाए। पत्ता स्टार्च रहित एवं चितकबरा हो जाए। उसके बाद गमला में लगा पौधा को 3-4 घंटे के लिए धूप में छोड़ देंगे। उसके बाद पत्ती को तोड़कर अल्कोहल से भरे परखनली में डालकर उबाल देंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्लोरोफिल अल्कोहल में घुलनशील होता है। सर्वेक्षण में पाया गया कि जहां क्लोरोफिल था वहां का रंग काला नीला और वहां जहां क्लोरोफिल नहीं था उसका रंग सफ़ेद हो गया। अतः इस प्रकार से प्रमाणित होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल अति आवश्यक है, जो कि बच्चों आप चित्र के मदद से समझ सकते हैं। क्वेश्चन समझते हैं, साबित करें कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए O2 गैस का होना अति आवश्यक है। तो उत्तर देखिए इनका है, उपकरण गमले में लगा पौधा, जो कि यह चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। KOH के घोल से भरी बोतल, ये हमारी बोतल हुआ। कॉर्क KI घोल यादें,
विधि। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 का होना अति आवश्यक। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 का होना अति आवश्यक है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए गमले के पौधे को 36 से 48 घंटे अंधेरे में रखते हैं। एक हरी पत्ती को चौड़े मुंह की बोतल में कॉर्क के बीच इस प्रकार लगाते हैं कि पत्ती का आधा भाग KOH युक्त बोतल के अंदर रहे। बोतल के मुंह पर ग्रीस लगाकर वायुरुद्ध कर देते हैं। उपकरण को कुछ समय के लिए धूप में रखते हैं। कुछ घंटे बाद पत्ती को तोड़कर पानी में उबालकर अल्कोहल से धोकर उस पर KL का घोल डालते हैं। निरीक्षण, अब इसका निरीक्षण देखते हैं। पत्ती का उग्र भाग जो बोतल में था पीला हो जाता है, क्योंकि बोतल में रखे KOH के द्वारा बोतल की CO2 गैस सोख ली जाती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया पूरी न होने से पत्ती के उग्र भाग में मंड यानी स्टार्च का निर्माण नहीं हो पाता है। शेष भाग मंड के कारण नीली हो जाता है। अतः यह प्रयोग से सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 गैस आवश्यक है। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, एक प्रयोग के द्वारा प्रमाणित करें कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन O2 गैस मुक्त होती है। तो अभी हम इसके पहले 2-3 क्वेश्चन को देख चुके हैं। अब हमारा यह क्वेश्चन है, तो देखिए समझते हैं इस क्वेश्चन को भी। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। इसके लिए आवश्यक सामग्री है हमारा, एक पहला है बीकर, दूसरा है प्रकनली, तीसरा है जलीय पौधा, चौथा है कीप और पांचवा है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सिद्धांत है, प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें पौधा सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में O2 और जल के सहयोग से ग्लूकोज का निर्माण करता है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें पौधा सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में O2 और जल के सहयोग से ग्लूकोज का निर्माण करता है। इसका कार्य विधि को समझेंगे। कार्य विधि फर्स्ट है, पहला है बीकर से 2/3 भाग जल लेंगे। बीकर से 2/3 भाग क्या लेंगे? जल लेंगे। दूसरा है हाइड्रो के पौधे को पानी में डालकर कीप से ढक देंगे। तीसरा है अब कीप को जल से भरे प्रकनली की सहायता से सावधानी पूर्वक ढक देंगे। में जांच में पाया गया, धूप के बाद सर्वेक्षण के जांच में पाया गया कि पत्ती से ऑक्सीजन O2 का बुलबुला प्रकनली में दिखाई दे रहा है। तो आप चित्र के मदद से बच्चों समझ सकते हैं। आपको आशा करते हैं आसानी से चित्र समझ में आता होगा। तो पहला है ऑक्सीजन का बुलबुला, ये हमारा प्रकनली है, ये इधर लिखा हुआ है, ये प्रकनली है। दूसरा है जलीय पौधा, इसके अंदर जो है बच्चों जलीय पौधा है हमारा। ये हमारा जो इस शंकु के आकार से आपको दिख रहा होगा, ये हमारा कीप है और ये पूरा एक क्या है? पूरा बीकर है। तो आप चित्र के मदद से समझ सकते हैं। तो देखिए आगे, अतः इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन O2 गैस मुक्त होती है। अतः इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन O2 गैस मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? अब समझेंगे हम प्रकाश संश्लेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। प्रथम है प्रकाशिक क्रिया। प्रकाशिक क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को ही प्रकाशिक क्रिया कहा जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को ही प्रकाशिक क्रिया कहा जाता है। इसे बच्चों हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। यह क्लोरोफिल के गिरना
यह क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में संपन्न होता है। यह क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में संपन्न होता है। दूसरा है अप्रकाशिक क्रिया। दूसरा है अप्रकाशिक क्रिया। प्रकाश के अनुपस्थिति अर्थात अंधेरे में संपन्न होने वाली क्रिया को अप्रकाशिक, प्रकाश के अनुपस्थिति अर्थात अंधेरे में संपन्न होने वाली क्रिया को अप्रकाशिक क्रिया कहा जाता है। यह स्ट्रोमा यानी एक उत्तक में संपन्न होता है। यह किस में संपन्न होता है? एक उत्तक में संपन्न होता है। उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म, आप कई दफ़ा सुने होंगे मेटाबॉलिज्म सब, तो इसका परिभाषा हम देखेंगे। ये सब जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इन्हें तैयार करके रखिएगा, आपके लिए बहुत ही लाभदायक यह वीडियो रहेगा बोर्ड परीक्षा के लिए। तो देखिए उपापचय मेटाबॉलिज्म क्या है। सजीवों के शरीर में संपन्न होने वाली सभी रासायनिक प्रक्रिया को उपापचय कहा जाता है। सजीवों के शरीर में संपन्न होने वाली सभी रासायनिक प्रक्रिया को उपापचय कहा जाता है। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है बच्चों? दो प्रकार का होता है। प्रथम है उपापचय, इसमें अणु जुड़ता है। इसमें अणु क्या होता है? जुड़ता है। इसमें अणु जुड़ता है। दूसरा है हमारा उपचय। इसमें अणु क्या होता है? टूटता है। इसमें अणु हमारा टूटता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अभी हम इसके बाद हम दूसरे क्लास में हम देखेंगे जंतुओं में पोषण। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा है जंतुओं में पोषण, दूसरा क्लास में हम जंतुओं के पोषण के बारे में देखेंगे। उसके बाद आहार नाल, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, हमारा आपसे यही निवेदन है, ताकि उन सबों को भी इस वीडियो का लाभ पहुँचे। आप दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी कराएं। हमें 1 साल इस चैनल पे अपना टाइम दें, आपको एक अच्छा रिजल्ट हमारी ओर से मिलेगा। आप हम पे विश्वास करिए, हम इसी तरह से क्लास लाते रहेंगे। तो हमारा इस चैनल पे अभी मैथमेटिक्स का भी क्लास चल रहा है, तो उन्हें भी आप उस वीडियो को भी आप देखते रहिए। इसके बाद हम जब बायोलॉजी का ख़त्म हो जाएगा तो हम हिंदी का बैच लेकर जल्द ही आएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को प्यार दीजिए। इसके बाद हमारा टारगेट है कि जैसे ही ये चैप्टर एंड होती है तो उसके बाद हम इसका ऑब्जेक्टिव क्लास भी लेके आएंगे साथ में। और इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव जब हमारा हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव के बाद इसमें जो बोर्ड परीक्षा के विगत वर्ष में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी हम देखने वाले हैं, और इम्पॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन को भी हम एक क्लास के माध्यम से आप सबों को प्रोवाइड कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।